नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, चुनाव आते ही मोदी के सुर, लय, ताल, राग सब बदलने लगते हैं। एक बार फिर इसकी नई मिसाल सामने आई है। इस साल देश में 2 राज्यों में चुनाव होने हैं। पहला चुनाव दिल्ली में है और उसके बाद बिहार में। दिल्ली में तो अब चुनाव में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। वहीं बिहार में साल के दूसरे हिस्से में जब चुनाव होंगे तब एनडीए का क्या रंग रूप होगा या क्या रंग रूप रह जाएगा, इसका ठिकाना नहीं और इसीलिए अब मोदी के अंदाज बदल गए हैं। हाल ही में मोदी ने किसी पॉडकास्ट में पहली बार हिस्सा लिया है। पॉडकास्ट क्या, ये इंटरव्यू ही है। पॉडकास्ट कहा जा रहा है। देख लीजिए, इंटरव्यू का ही शक्ल है। खैर, लेकिन यह गौरव मोदी के चहेते किसी पत्रकार को नहीं मिला बल्कि निखिल कामत को मिला है। निखिल कामत के बारे में आप सब जानते हैं कि वो एक कंपनी के, ब्रोकरेज कंपनी है, उसके सीईओ हैं। मोदी ने निखिल कामत के साथ ही पॉडकास्ट क्यों किया, यह अलग चर्चा का विषय है, लेकिन इसमें उन्होंने जो बातें कही उन पर अब सियासी हलचलें तेज हो रही हैं। एक तरफ मोदी ने इस चर्चा में मान लिया कि वो भगवान नहीं बल्कि इंसान हैं, यानी वो नॉन बायोलॉजिकल नहीं है बल्कि वो बायोलॉजिकल है, मनुष्य हैं, इंसान हैं और उनमें उनसे भी गलती होती है। यानी इंसान जैसे गलतियां करता है वैसे नरेंद्र मोदी से भी गलतियां होती हैं और इस आधार पर वो कह रहे हैं कि मैं भी मनुष्य हूं, इंसान हूं। इस पर कांग्रेस ने उन्हें घेरा है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। क्या कुछ कहा है, आइए सबसे पहले जयराम रमेश के इस ट्वीट को देख लेते हैं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ है उनके इंटरव्यू में भी, लेकिन उसके अलावा बिहार में जो कुछ चल रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। इधर देखिए, जयराम रमेश कह रहे हैं, ये बात वो व्यक्ति बोल रहे हैं जिन्होंने 8 महीने पहले ही खुद को परमात्मा का स्वयंभू अवतार घोषित किया था। ये स्पष्ट रूप से डैमेज कंट्रोल है। ये स्पष्ट रूप से डैमेज कंट्रोल है, ये कह रहे हैं जयराम रमेश। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां, क्योंकि जयराम रमेश भी लगातार इन्हें नॉन बायोलॉजिकल कह के पुकारते रहे हैं। वहीं मोदी ने इस इंटरव्यू में गोधरा हिंसा पर, गोधरा जो कांड हुआ था उस पर भी अपने मन की बात रखी है। मोदी ने कहा है कि 2002 में गोधरा में हुई हिंसा को देखकर मन बहुत दुखी हुआ। आइए जरा सुन लेते हैं गोधरा पर क्या कह रहे हैं। गोधरा कांड 2002, आपको याद होगा। उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी आप सब जानते हैं, लेकिन जो उस समय के सियासी हलचलों को समझते रहे हैं, देश के हालात को समझते रहे हैं, वो सब तो, और खासकर पत्रकार साथी तो बिल्कुल जानते होंगे कि गोधरा कांड क्या था। आइए सुन लेते हैं उस पर नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। मैं 24 फरवरी 2002 को जीवन में पहली बार एमएलए बना। 24 फरवरी 2002। 27 फरवरी पहली बार मैं असेंबली में गया। जीवन में पहली बार विधानसभा गृह में गया। मेरी एमएलए की आयु 3 दिन थी और अचानक गोधरा में इतना बड़ा कांड की खबर आने लगी। ट्रेन में आग लगी है, धीरे धीरे खबर आई, मरने। तो मैं बहुत ही स्वाभाविक, जो भी रेस्टलेस का हो, जो भी, क्योंकि मैं चिंतित था। मैं हाउस में था। हाउस में मैं निकलते ही मैंने कहा भाई मैं गोधरा जाना चाहता हूं। तो मैंने कहा यहां से बड़ौदा जाएंगे, बड़ौदा से हम हेलीकॉप्टर लेंगे। तो बोले हेलीकॉप्टर तो है नहीं। तो मैंने कहा किसी का देखो। तो ओएनजीसी का शायद था, तो सिंगल इंजन था। तो उन्होंने मना कर दिया, वीआईपी को नहीं ले जा सकते। मैंने कहा मैं वीआईपी नहीं हूं, मैं कॉमन मैन हूं, मैं जाऊंगा। तो बड़ा झगड़ा हुआ हमारा। मैंने कहा मैं लिखित देता हूं, जो कुछ भी होगा मेरी जिम्मेवारी है, मैं सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर से जाऊंगा। और मैं गोधरा पहुंचा। अब वो दर्दनाक दृश्य, इतने डेड बॉडी है, सब आप कल्पना कर सकते हैं। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी सब कुछ हुआ जो होना था, लेकिन मुझे मालूम था कि मैं एक ऐसे पद पर बैठा हूं कि मुझे मेरे इमोशंस को, मेरी जो नेचुरल टेंडेंसी मनुष्य की होती है, उन सबसे बाहर रहना होगा, सबसे ऊपर रहना होगा। और जो भी कर सकता हूं करके मैंने कोशिश की अपने आप को संभालने की। तो सुन रहे थे आप, यहां पर नरेंद्र मोदी जो हैं वो साफ साफ अपनी बात कह रहे हैं। हालांकि गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते कह रहे हैं कि मैंने अपनी भावनाओं पर काबू रखा। जैसे ही मुझे सूचना मिली, विधानसभा से निकलते ही मैंने कहा कि मैं गोधरा जाना चाहता हूं। हम पहले बड़ौदा जाएंगे, वहां से हेलीकॉप्टर लेंगे। मुझे बताया गया कि हेलीकॉप्टर नहीं है। मैंने कहा कि देखिए किसी का मिल जाए तो, और एक ओएनजीसी का सिंगल इंजन वाला हेलीकॉप्टर मिला।
गोधरा जाने के लिए केवल एक सिंगल इंजन वाला हेलीकॉप्टर उपलब्ध था और सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें जाने से मना किया था, फिर भी मैंने जोखिम उठाया। ये बात यहां कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। मोदी की इस बात को सुनकर समझ आता है दोस्तों कि आपदा में अवसर खोजने का मंत्र नरेंद्र मोदी के सामने जो है वो बहुत ज्यादा है कह सकते हैं, और उनका आज का जो भरोसा है वो इस पे बहुत ज्यादा है। यानी ये मंत्र आज का नहीं है। गोधरा के कारण जो तबाही हुई उस पर कोई दुख जतलाने की जगह नरेंद्र मोदी अब भी अपनी वाहवाही करने में लगे हुए हैं, अपनी बहादुरी बता रहे हैं कि उन्हें सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर में जाने का जोखिम उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो गोधरा गए। अब सवाल यह है कि चाहे खुद को इंसान मानने की बात हो या गोधरा का जिक्र हो, ये सब बातें नरेंद्र मोदी को इस समय करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या इसीलिए कि मोदी को अब समझ आ रहा है कि उनकी सत्ता अब पहले के जैसी सुरक्षित नहीं है, बिहार में कब क्या होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए, या कुछ और है? उधर बिहार में तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर हमले बोल रहे हैं और साथ ही नीतीश के लिए इंडिया के दरवाजे खुले होने की बात भी हो रही है। आज फिर तेजस्वी यादव ने डीके टैक्स का आरोप लगाया है नीतीश कुमार पर। क्या कुछ कहा है, जरा उधर भी बिहार भी चलते हैं। नीतीश कुमार पर डीके टैक्स लगाने का आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, जरा उनको भी सुनते हैं। नरेंद्र मोदी कैसे खतरे में है, खतरे में कैसे एनडीए है, और इन सब में बिहार का क्या रोल है, और आज की तारीख में क्यों नरेंद्र मोदी को यह पॉडकास्ट या सो कॉल्ड पॉडकास्ट कहें इंटरव्यू करने की जरूरत पड़ी, और उसके अलावा दिल्ली के चुनाव में हो क्या रहा है, सब पर चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं तेजस्वी यादव को। फॉर्चुनेट चीज हो रहा है, आश्चर्य वाली चीजें हो रही है। 2018 के बाद से आप देखिए बिहार में सबसे बड़े पद जो है डीजीपी का हो, मुख्य सचिव का हो, अब केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया है। एक होता ना स्टेज में भी सजा करके रखने का, अब वो भी नहीं रह गया। ना डीजीपी की चल रही है, ना ही मुख्य सचिव की चल रही है। अब मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो इनको बुलाते भी नहीं है, नहीं ले जा भाई को अपना। वही रिटायर्ड जो अधिकारी है बराबर में लगाओगे तो वही लोग जो है बिहार चलाने का काम करना। अभी कैसे छोड़ दो? अब बिहार में तो अभी डीके टैक्स जो है वो चल रहा है पूरी तरीके से। बिहार में वसूली, अधिकारियों का इधर से हेरा फेरी, ट्रांसफर, जो काबिल अधिकारी है, जो परफॉर्मर है, चाहे आईएएस हो आईपीएस हो, 90% ऐसे परफॉर्मर अधिकारियों को जो है सेंटिंग पद पे जो है डाल दिया गया। उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है, या कुछ ग्रुप में अगर बात नहीं मानी जाती है। तो सुन रहे थे आप यहां तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव ने डीके टैक्स की चर्चा क्यों की और इसके पीछे किन अधिकारियों पर निशाना साधा है, यह अभी साफ नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि 90% काबिल अधिकारियों को काम करने नहीं दिया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है। इससे समझ आता है कि आरजेडी अब प्रशासनिक अमले को भी प्रभाव में लेने और उसे सरकार के दबाव में न आने के इशारे दे रही है। जब अधिकारी वर्ग का साथ नहीं मिलेगा तो क्या बीजेपी की मनमानी चल पाएगी, यह सोचने वाली बात है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में एनडीए खतरे में दिख रहा है, वहीं दिल्ली में भी बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, यह नजर आ रहा है। आज रामदास आठवले ने भी अपने 15 उम्मीदवार दिल्ली के मैदान में उतार दिए हैं, और आप जानते हैं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और जेडीयू भी, यानी जीतन राम मांझी और उधर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी दिल्ली में हिस्सेदारी चाह रहे थे, ये दोनों पार्टियां, और जो बीजेपी ने नहीं दी है। ऐसे में अब बीजेपी क्या बिना एनडीए की ताकत के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला कर पाएगी, यह सोचना होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के खिलाफ तो हैं ही, लेकिन दोनों का पहला टारगेट बीजेपी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे में अगर अभी अलग अलग लड़ रही यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर साथ आते हैं तो फिर अंदर खाने यह तय होता है कि दोनों आपसी सहयोग करके बीजेपी को मात देंगे। तब बीजेपी कैसे इनका मुकाबला करेगी, यह भी एक सवाल है। इसीलिए क्योंकि अभी 17 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया जो है वो समाप्त होगी, और उससे पहले अभी बहुत दिन है, 5-7 दिन है, और इन 5-7 दिनों में
क्या कुछ होगा ये समझना होगा। आइए न्यूज पॉइंट में इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे कि किस तरह मोदी अब वक्त की सुइयों को पीछे घुमाकर पुरानी ताकत हासिल करने की जद्दोजहद में हैं, लेकिन बार बार नाकाम नजर आ रहे हैं। क्या खतरे में है नरेंद्र मोदी? क्या खतरे में है एनडीए या बीजेपी? और क्या आम आदमी पार्टी को मिलेगा हाथ का साथ? क्या केजरीवाल को मिलेगा राहुल गांधी का साथ? ये सब कुछ समझेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ बड़े साथी जुड़े हुए हैं। पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और प्रोफेसर रविकांत जी हैं। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी से शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ेंगे, बिहार भी चलेंगे और उसके आगे फिर वापस लौटकर दिल्ली भी आएंगे। लेकिन पहले नरेंद्र मोदी इसी दिल्ली में पॉडकास्ट या एक इंटरव्यू देते हैं निखिल कामत को। कल हम लोगों ने बात की और उस समय कल हमने बताया कि नरेंद्र मोदी वापस लौट आए हैं। ऊपर चले गए थे, वापस लौट के आए, भगवान बन गए थे, अब इंसान हमारे आपकी तरह बन गए हैं फिर से। लेकिन अब वो गोधरा कांड की बात भी कर रहे हैं। ये सफाई क्यों दे रहे हैं? पहली सफाई कि मैं भी इंसान हूं, दूसरी सफाई गोधरा पे दे रहे हैं और बताने की कोशिश, वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर, सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर में बैठकर मैं गया, एमएलए बने 3 दिन ही हुए थे। और ये बातें आज की तारीख में बताने के पीछे क्या राज हो सकता है? प्रेम कुमार जी। राजीव जी, देखिए, नरेंद्र मोदी को बात करनी पड़ रही है, सफाई देनी पड़ रही है और अपनी उस बात को जिसमें कि उन्होंने अपने आप को बताया था कि नॉन बायोलॉजिकल है, उससे वो पलटते दिख रहे हैं। तो इस दौरान जब से उन्होंने नॉन बायोलॉजिकल खुद को बताया था, उसके बाद से आपने देखा होगा उसकी प्रतिक्रिया भी बहुत हुई थी। कोई इसका उनको पॉजिटिव फायदा हुआ हो ऐसा नहीं था। सब लोगों ने हंसी ही उड़ाई, खिल्ली ही उड़ाई। और मोहन भागवत जी ने क्या कहा वो भी सबको याद है। तो नॉन बायोलॉजिकल वाला जो ये वाली बात थी, वो हो सकता है कि वो परवान चढ़ जाती, अगर 400 पार हो जाते तब किसी की मजाल नहीं होती कि उनके नॉन बायोलॉजिकल होने पर प्रश्न उठाते। फिर तो साबित हो जाता कि वो नॉन बायोलॉजिकल ही है और वो 400 पार भी ला सकते हैं। लेकिन हो गया उल्टा, वो 240 पर आ गए। तो वो सुर जो है बहुत स्ट्रांग हो गया और धीरे धीरे ये स्थिति आई कि उनको कहना पड़ रहा है कि हम भी आप ही की तरह आम आदमी हैं। तो इसको आप भूल सुधार बोलें, लेकिन जनता का दबाव बोलें, वो ज्यादा अच्छा है। कि भूल सुधार करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जनता का दबाव है। और जो चुनाव उन्होंने जीता है, किस तरीके से जीता है सबको पता है और वो चीजें धीरे धीरे साफ भी होती चली जा रही हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आज जिस तरीके से बातें सामने आई हैं कि जो सरकारी आवास है, सांसद का आवास है, मंत्री का आवास है, वहां पर भी एक घर से 40-40, 45-45 वोटर निकल रहे हैं। तो अब तो यही सुनना बाकी रह गया है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी घर से 2 दर्जन या 3 दर्जन आईडी, वोटर आईडी मिलता दिखे। अब यही सुनना बाकी रह गया है। इसके अलावा अब तो कुछ बाकी नहीं है कि आप किस तरीके से केंद्रीय मंत्री का घर इस्तेमाल हो रहा है, सांसद, पूर्व सांसद जो अधिकृत नहीं है उनके घर का इस्तेमाल हो रहा है वोटर आईडी बनाने में। अब बताइए, जिस पूर्व सांसद का घर अधिकृत नहीं है वहां 2 दर्जन से ज्यादा वोटर आईडी कैसे बन रहे हैं? यानी अधिकृत होता है ना, वोटर आईडी बनना यानी एड्रेस भी होता है हमारा। तो 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के वोटर आईडी बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो सामने आ रही हैं कि चुनाव कैसे जीते जा रहे हैं। अभी एक न्यूज लॉन्ड्री का वो आया तीसरा, जिसमें बताया गया कि फर्रुखाबाद के बाद एक और लोकसभा सीट जहां पर के मेरठ और उसके बाद चांदनी चौक का भी है, जहां किस तरीके से वोट जोड़े जा रहे हैं, जोड़ करके चुनाव को फर्क डाला जा रहा है और डिलीशन करके फर्क डाला जा रहा है। ये सारी चीजें भी सामने आ रही हैं। तो नरेंद्र मोदी कैसे चुनाव जीत रहे हैं, कभी ईवीएम, कभी टर्न आउट, कभी वोटर, कभी ईवीएम मशीन में
99% रिचार्ज रहना, हर चुनाव में नई नई, कभी काला पट्टी लगा हुआ होता है, हर पैटर्न ही बदल, हर चुनाव को नई तरीके से जीतने की कोशिश हो रही है, ये चीजें सामने आ रही है। अब उसके बाद भी इनके खाते में जब हार आ जाती है, झारखंड हो जाता है, जम्मू कश्मीर हो जाता है, तब इनको अब है कि दिल्ली का क्या होगा। दिल्ली क्या हरियाणा और महाराष्ट्र बनेगा, या फिर दिल्ली झारखंड बनकर के सामने आएगा, ये भी एक प्रश्न है। दिल्ली में जिस तरीके से नंबर ऑफ वोट्स बढ़े हैं, तो उसको लेकर के चिंता होती है। मोदी जी जो इस अवतार में आ रहे हैं आम आदमी की तरह, दरअसल वो सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बीते दौर में उन्होंने खो दिया है अपने आचरण से, अपनी तानाशाही से, अपनी राजनीति से। उन्होंने बहुत कुछ खोया है, जनता की क्रेडिबिलिटी, सहानुभूति, सारी चीजें खोई हैं। तो उसको फिर से हासिल करने के लिए वो आम जनता बनकर के खुद को पेश कर रहे हैं। लेकिन जब ये इंटरव्यू चल रहा है, तो क्या लोगों को वो इंटरव्यू याद नहीं आता है जिसमें जब उनसे सवाल पूछा गया था कि दंगे में मुसलमान मारे जा रहे थे तो क्या फीलिंग थे, तो उन्होंने कहा था कि कार चलाते समय सामने अगर पिल्ला आ जाता है तो उसकी परवाह कैसे की जा सकती है। मुसलमानों की तुलना उन्होंने पिल्ले से की थी। वो बातें भी याद आएंगी, ऐसा तो नहीं है कि याद नहीं आएंगी। तो ये इंटरव्यू दरअसल वो पॉडकास्ट नाम दे दिया कि मुझे तो आज भी तक नहीं पता, आप ही बताएंगे कि पॉडकास्ट और 1-to-1 इंटरव्यू में फर्क क्या होता है। मुझे अभी तक समझ में आया नहीं है, हो सके उसकी टेक्निकलिटीज हमें बताइएगा, हम समझेंगे कि दोनों में फर्क क्या होता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। पॉडकास्ट एक प्रचलन है आज की तारीख में, माइक्रोफोन सामने रखते हैं और उसके साथ साथ आपसी बातचीत, और वो इंटरव्यू फॉर्मेट नहीं होता है, मेनली उसमें बातचीत होती है। लेकिन यहाँ एक इंटरव्यू दे रहे हैं और ये बिजनेसमैन को इंटरव्यू दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। माइक्रोफोन जो है वो रेडियो वाला नहीं है, बल्कि ये जो है वो लैपल है जो आप अपने कपड़े के साथ लगाए हुए हैं, और इसको नाम पॉडकास्ट दे दिया। चलिए जो भी हो, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है नरेंद्र मोदी जो बातें कह रहे हैं उन बातों को सुनना। वापस धरती पर लौट आए हैं और मनुष्य बन गए हैं, सबसे बड़ी बात है। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को चाहने वाले लोगों को खुश होना चाहिए, क्योंकि उनका भगवान अब इंसान बन गया है, इसलिए भी। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी चीज़ कि नरेंद्र मोदी अब गोधरा पे बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ वाहवाही ये ले रहे हैं कि मैं सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर से गया। वीवीआईपीज को सिंगल इंजन पे चलने की अनुमति नहीं होती है। आप जानते हैं अगर कोई एक इंजन अगर फेल है तो दूसरे इंजन को चालू करके आगे बढ़ा जा सकता है, इसलिए एक स्पेशल सुरक्षा होती है उस लिहाज से भी। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी वाहवाही ले रहे हैं। 2.25 घंटे का, लगभग 2 घंटा से ज़्यादा का देर का ये इंटरव्यू है, और उस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें अपने घर बचपन से लेकर और अभी तक की बातें उन्होंने कही हैं। चलिए, लेकिन इस वक्त इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये समझना जरूरी है। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़ गए। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं। जरा जल्दी से प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी को आज की तारीख में इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? क्या कहीं खतरा दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी को? और दूसरी बात, जो बिहार में बातें चल रही हैं, खिचड़ी जो पक रही है, वो कहां तक आगे बढ़ी है? अगर आपके पास कोई सूचना हो तो जरूर बताइएगा। और फिर दिल्ली चलेंगे, दिल्ली पे भी बहुत सारी बातें हम करेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या एक साथ आएंगे? क्या ये चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर लड़ेंगे? ये भी एक सवाल है, उस सवाल की तह में भी जाएंगे। लेकिन पहले प्रोफेसर रविकांत जी, नरेंद्र मोदी की बात कर लें। मनुष्य बन गए हैं। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने कहा कि मैं मनुष्य हूं, लेकिन हम लोग चाहते थे कि मोदी जी में मनुष्यता भी आ जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। देवता बन के उनका देवत्व तो खैर देखा लोगों ने, लेकिन मनुष्यता अब तक हम लोग नहीं देख पाए हैं। वो भी आ जाए तो बेहतर है। दूसरा, वो एक इंजन वाले हेलीकॉप्टर से चल करके गए। ये जो बाल नरेंद्र की मनोहर कहानियां हैं, उसमें एक कहानी को और जोड़ दीजिए आप, और नया एडिशन हो सकता है कि बाल नरेंद्र की कहानियों का आ रहा हो, उसमें ये जुड़ जाएगा। लेकिन आपका जो सवाल है कि मोदी जी को ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ी, दरअसल मोदी जी टास्क देते रहते हैं, हमेशा उनको सुर्खियों में रहना है, उनकी चर्चा होती रहे। पॉडकास्ट वो भी किस व्यक्ति को दिया? 26,000 करोड़ के मालिक हैं, इससे भी ज्यादा की संपत्ति हो सकती है।
लेकिन 26,000 करोड़ का तो हम लोग ने कहीं पढ़ा है। और वो पॉडकास्ट जिसकी चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि मोदी जी अचानक ये क्यों बोलने लगे। तब 300 से ज्यादा सीटें थीं और उस समय जो परमात्मा हुए थे मोदी जी, वो परमात्मा बन के पूरा संविधान को ही खत्म करना चाहते, लेकिन लोगों ने उनको 240 पर रोक दिया। और 240 तब जब उसमें ये सारे कांड मौजूद हैं जो अभी केजरीवाल जिनको एक्सपोज कर रहे हैं, और हम लोग तो पहले से भी इसकी बात करते रहे हैं। पिछले आपके ही कार्यक्रम में मैंने 7 बिंदुओं पर बात की थी कि कैसे खेल हो रहा है, और मैं बहुत दावे के साथ बराबर कह रहा हूं कि बीजेपी के पास इस समय मुश्किल से 22% वोट है, 22%, 20 से 22, मैक्सिमम 22। इसके बाद का जो वोटर है, जो वोट है, वो मैनेज किया जा रहा है। और वो कैसे मैनेज हो रहा है, उसके 7 मुझे बिंदु दिखाई पड़ते हैं। पहला वोट डिलीशन, वोट एडिशन, इसके अलावा एक परिवार के लोगों को 2 अलग अलग 3 अलग अलग जगह पर पहुंचा देना, ताकि 2 लोग जाएं, 2 लोग वोट डालने न जाएं। नियम है चुनाव आयोग का कि 2 किलोमीटर के दायरे में बूथ होना चाहिए, लेकिन कितने बूथ हैं जो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर हैं, वो एक कारण है। फिर जहां पे विपक्षियों को वोट मिलता है वहां पुलिस के जरिए लाठीचार्ज करवाना, वहां मशीन गड़बड़ हो जाना। साहब मशीन काम नहीं कर रही, वही मशीन काम नहीं करती जहां पे विपक्ष का वोट होता है, और फिर लाठीचार्ज करवा देना। और इसमें सबसे बड़ा असर पड़ता है महिला वोटर का। महिलाएं आमतौर पर फिर ये सोचने लगती हैं कि वहां पे तो पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, झगड़ा हो रहा है, तो वो वोट डालने नहीं जाती। जो कुछ बचे तो वो लास्ट में, अब जो ये वोट एडिशन हो रहा है ना जी, ये जो फर्जी वोटर हैं, और महाराष्ट्र के बारे में भी मैंने कहा था, महाराष्ट्र में फर्जी वोटर बाकायदा एक्टिव हुए आखिरी के 1 घंटे में। ये जो वोट बढ़ा है अचानक, वो फर्जी वोट डलवाए गए। और फिर आखिरी में आपके उस समय होता है जब काउंटिंग होती है, उस समय खेल किया जाता है, उस समय लोगों का मनोबल तोड़ा जाता है। जहां विपक्ष जीत रहा होता है वहां स्लो काउंटिंग होती है, तो स्लो वोटिंग, स्लो काउंटिंग, ये सारा खेल। अब इसके जरिए मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं, और उन्हें मालूम है कि उनके पास अब वोटर बचा नहीं है। मैक्सिमम 22 मैं जो कह रहा हूं उस पर कायम हूं। अब वजह क्या है कि मोदी जी ये जो अपने आप को मनुष्य कहने लगे हैं, मनुष्य का कहने का वही है कि नहीं साहब 240 पर आकर के रुक गए हैं, तो नाक रगड़े हैं संविधान के सामने। उस दिन शायद उनको एहसास हुआ होता, और अगर परमात्मा होते तो संविधान को खत्म कर रहे होते। वो जितने भी बीजेपी के नेताओं ने बयान दिया था, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत बयान है, या उन लोगों को कभी निकाल के बाहर नहीं किया मोदी जी। तो एक तो लोगों ने सबक सिखाया, वो एक बड़ा कारण है। दूसरा, सुर्खियों में रहना है। मोदी जी बराबर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, चाहे उनका नकारात्मक प्रचार हो, सकारात्मक प्रचार के लिए तो पूरा गोदी मीडिया बैठी है। तो ये कुछ कारण है। अब जो तीसरा आपका सवाल था कि इंडिया अलायंस में क्या हो रहा है, देखिए बिहार में तेजस्वी का जो बयान आया कि हम कांग्रेस के साथ नहीं है, वो केवल उसके लिए है कि कैसे टिकटों में ज्यादा भागीदारी मिले उनको। प्रोफेसर तो रविकांत जी आएंगे, प्रोफेसर रविकांत जी आएंगे, उस पे आएंगे, रहने दीजिए, उस चर्चा को आगे बढ़ाते। पहले नरेंद्र मोदी के बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल और गोधरा कांड पे बात कर लेते हैं, फिर बात आगे भी बढ़ाते हैं, और बिहार पे भी आएंगे और इधर दिल्ली में भी आएंगे। शीश महल की चर्चा बार बार कुछ साथी हमारे करना चाहते हैं, छेड़ना चाहते हैं। उन लोगों को बता दूं कि जो लोग चाहते हैं शीश महल की चर्चा करें, केजरीवाल के शीश महल की बात जो बीजेपी ने, आप बीजेपी के नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। आप बीजेपी मुख्यालय 5 सितारा 5 स्टार बीजेपी ऑफिस की चर्चा आज तक आपने क्यों नहीं की? क्यों नहीं आपने हमसे डिमांड किया कि आप उसकी चर्चा कीजिए? क्यों नहीं आपने आज तक हमसे डिमांड किया कि आप नरेंद्र मोदी के वो करोड़ों रुपए का जो
सात लोक कल्याण मार्ग पर बना हुआ जो आवास है, पीएम आवास, उसकी चर्चा क्यों नहीं आपने छेड़ने की बात की? आखिर आज शीश महल की बात आप क्यों करना चाहते हैं, ये जरा बताइएगा, जरा सोचिएगा, क्योंकि आप उस नैरेटिव को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिस नैरेटिव को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं, खुले तौर पे मैं कह रहा हूं, जरा सोचिए उसको। लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपका स्वागत करता हूं और सीधा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, आपसे भी समझूं। हम यहां पर किसी की तारीफ या किसी की तरफदारी करने नहीं बैठे हैं, लेकिन जो सच है वो सच बोलते हैं, वही बोलने के लिए बैठे हैं। यहां पर कोई नैरेटिव सेट करने की जुगत हम इसके जरिए नहीं करते, अपने इस कार्यक्रम के जरिए। ये खुले तौर पे पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं। शीश महल की बात करनी है तो वो शीश महल किसका है? केजरीवाल का है क्या? केजरीवाल जी से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, वो सीएम आवास है, क्या वहां केजरीवाल रहते हैं? नहीं रहते, सीएम भी नहीं रहती है वहां पे, तो फिर उसकी चर्चा क्यों? सवाल उठता है। खर्च किया उन्होंने, सरकारी पैसे खर्च किए, अपने लिए तो कहीं किए नहीं, जब तक थे तब तक थे, आज नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने घर में हैं, मतलब पीएम आवास में हैं, उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? जरा सोचिए। खैर, आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, नरेंद्र मोदी को इंटरव्यू देने की जरूरत, सो कॉल्ड पॉडकास्ट की जरूरत, वो भी 2 घंटा से बड़ा लंबा, जरूरत क्यों आन पड़ी? कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाइए, फिर आएंगे इधर भी, दिल्ली भी आएंगे, बिहार भी चलेंगे। अनम्यूट कीजिए प्लीज। नहीं, मैं अनम्यूट है। कल तो हम लोग इंसान और भगवान की बात कर रहे थे। इंसान, भगवान जो है वो विश्लेषणों से परे होता है। इंसान की कई कैटेगरीज होती हैं। इंसान भी अच्छा, बुरा, मीडियम, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा होने की कोशिश करने वाला इंसान, बुरा इंसान। निदा फाजली का शेर है कि किसी को देखो तो कई बार देखो, 10-20 बार देखो। तो मोदी जी समझ में नहीं आते हैं कि वो रैलियों में जब भाषण देते हैं तब वो असली मोदी हैं, यहाँ पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं तब असली मोदी हैं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन मुद्दे पे आते राजीव जी। मुद्दा ये है कि आज जो आपने दिखाया हिस्सा पॉडकास्ट का, कि उसमें वो गोधरा की बात कर रहे हैं। गोधरा बहुत महत्वपूर्ण है दो वजहों से राजनीति में। एक वजह यह है कि गोधरा मोदी जी के राजनीतिक करियर का मील का पत्थर है। मैं गोधरा में क्या हुआ था और क्या होना चाहिए था, उसमें कितना अन्याय हुआ, उसकी बात, उसको थोड़ा अलग रख के बात कर रहा हूँ कि मोदी जी के लिए वो गोधरा जो है वो मील का पत्थर था। वहाँ से मोदी जी की एक राजनीति शुरू होती है। और वो गोधरा क्यों महत्वपूर्ण हुआ? पहली बार राजीव जी, देश में सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं, देश में ध्रुवीकरण की राजनीति भी पहली बार नहीं, गोधरा के पहले आई थी, गोधरा के पहले भी थी, आडवाणी जी वही कर रहे थे। लेकिन गोधरा से जो शुरू होता है वो नफरत की राजनीति का संस्थागत इस्तेमाल, वहां से शुरू आता है। वो बुनियाद है वो नफरत की राजनीति की, गोधरा। और जब नरेंद्र मोदी दिल्ली आते हैं उसी गोधरा के ऊपर सवार होकर, तो आप देखिए कि देश की राजनीति का गोधराकरण होता है। गोधराकरण को राष्ट्रीय स्तर पर कर दिया गया। क्या हमको देखने को मिलता है राजीव जी? अब 2014 से पहले बहुत कुछ नहीं था। मोदी जी खुद भी कहते हैं, इनके समर्थक भी कहते हैं, 2014 से पहले देश में लिंचिंग भी नहीं होती थी। 2014 से पहले देश में दलित आदिवासियों के सर पे कोई पेशाब भी नहीं करता था। ये नफरत की राजनीति का जो संस्थागतकरण हुआ है वो गोधरा से हुआ है। और ये राष्ट्रीय राजनीति जो है, अब वो उसका आपको एक बड़े पैमाने पर मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको दिखाई देती है, गोधरा की राजनीति। अब क्यों कह रहे हैं कि वो इंसान हो गए और अब वो बड़ा द्रवित है? हम सबको मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हीं को, मोदी जी को बगल में बैठाकर
जी राजधर्म का ज्ञान दिया था। गोधरा के सवाल पर करण थापर का इंटरव्यू छोड़ के चले गए थे, माइक निकाल के। जी गोधरा के सवाल पर जिसकी चर्चा प्रेम कुमार जी कर रहे थे, वो सवाल एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी के साथ इंटरव्यू में था, जिसमें कुत्ते के पिल्ले की बात आई थी। और उससे भी महत्वपूर्ण, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं विधानसभा गया। विधानसभा जाने से पहले पुलिस अधिकारियों की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में पुलिस अधिकारियों को क्या कहा गया था, उस वजह से ही कई ईमानदार पुलिस अधिकारी जेलों में हैं अभी भी। संजीव भट्ट इसी वजह से जेल में है। बिल्कुल। तो ये गोधरा इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है मोदी जी का जो अबाउट टर्न है। अब क्यों अबाउट टर्न हो रहा है? 2014 का एक और मील का पत्थर इलेक्शन हुआ। 2014 के इलेक्शन में मोदी जी को ये एहसास हुआ है कि नफरत की राजनीति का सूरज अब ढल रहा है। अब नफरत की राजनीति से वो दोबारा तिबारा या अगले चुनाव नहीं जीत सकते। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में दिख गया, जिसमें क्या नहीं कहा गया, घुसपैठिए कहा गया, भैंस चुरा ले जाएंगे, पता नहीं किस तरीके की भाषा इस्तेमाल हुई। झारखंड में भी नहीं चला, यानी लोकसभा इलेक्शन के 6 महीने बाद हुए इलेक्शन में भी नहीं चला। झारखंड में भी नफरत की राजनीति कर रहे थे कि बेटी उठा के ले जाएंगे, घुसपैठिए वगैरह। तो नफरत की राजनीति का ग्राफ नीचे जा रहा है। मोदी जी को मालूम है कि 2024 में उनको नफरत की राजनीति ने कुर्सी पर नहीं बैठाया, जहां वो बैठकर पॉडकास्ट कभी कर रहे हैं। उनको कॉरपोरेट ने, ऑफिसर मशीनरी ने और चुनाव आयोग ने बैठाया है। ये एहसास उनको है, इसलिए आवश्यकता पड़ रही है अपनी पटरी बदलने की, कि अब नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, अब कुछ और रीब्रांडिंग करनी है। लेकिन वो अब रीब्रांडिंग का वक्त निकल चुका है। मोदी जी गोधरा की वजह से ही जाने जाएंगे, गोधरा की वजह से ही यहाँ तक आए हैं। वो भले ही 2024 में नफरत की राजनीति ने उनको सत्ता नहीं सौंपी है, सत्ता आधी आई है, आधी उनके समर्थन से है बाकी पार्टियों के, लेकिन जो बहुमत नहीं मिला उसकी सीधी वजह यह कि संविधान, सामाजिक न्याय, आर्थिक कारण, बेरोजगार, ये सब मुद्दों ने उनको 240 पे रोक दिया। 304 की, 300 पार की, 400 पार की एग्जिट पोल की हेकड़ी निकाल दी। तो ये जो बदला आप मिजाज देख रहे हैं, मौसम देख रहे हैं, ये बदला मौसम इसी वजह से है कि उनको अंदर खाने ये एहसास है कि नफरत की राजनीति का समय अब पूरा हो चुका है। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, नफरत की राजनीति का समय पूरा हो चुका है, इसीलिए ये बदला मिजाज है नरेंद्र मोदी का। और इस मिजाज को आगे कैसे बढ़ा रहे हैं ये समझने की जरूरत है, और उसमें क्यों यहां सफाइयां पेश कर रहे हैं। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास, आपसे समझूं यहां 2-3 बातें। 2 घंटे का इंटरव्यू, नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन दिल्ली आते हैं आप तो देखिए दिल्ली में एनडीए खतरे में है। हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अलग चुनाव लड़ रहा है, रामदास आठवले अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इधर जेडीयू अलग चुनाव लड़ रहा है। तो बात एनडीए की ना करके बात इंडिया की ज्यादा हो रही है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि उधर नीतीश कुमार का जो चल रहा है, खिचड़ी जो पक रही है वो पकी रही है बिहार में, और लगातार हमलावर हैं नीतीश कुमार के ऊपर तेजस्वी यादव। पूरा का पूरा अगर देखा जाए, और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी का सो कॉल्ड पॉडकास्ट, कैसे देखा जाए पूरे, अगर इस पूरे बंच ऑफ पॉलिटिक्स को देखा जाए तो कैसे देखते हैं? देखिए, इस समय भारत की राजनीति करवट बदल रही है। दिल्ली का अभी जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर, और बहुत जल्द इस साल के आखिर से पहले बिहार में भी चुनाव होता है। नरेंद्र मोदी की नजर दिल्ली पर ज्यादा है, पटना उसके बाद है।
यद्यपि दिल्ली से ज्यादा महत्वपूर्ण पटना है क्योंकि बड़ा राज्य है बिहार। दिल्ली इस मायने में अहम है कि देश की राजधानी है और वहां नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाए। इसलिए अब जो बदले बदले सरकार नजर आते हैं, नरेंद्र मोदी जी एकदम देवत्व से मनुष्यत्व की ओर लग रहे हैं। खुद घोषित करते हैं कि वे अवतार हैं, खुद बता रहे हैं कि मनुष्य हैं, मैं देवता तो नहीं हूं। उनके इस पॉडकास्ट में 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। गोधरा की बात अभी प्रशांत जी ने कही, उन्हें गोधरा की बात तो की उन्होंने, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा जी। वो जो रविकांत जी ने या अभी किसी साथी ने या प्रेम कुमार जी ने याद दिलाया, गाड़ी के नीचे कुत्ते का पिल्ला भी आ जाए तो दुख होता है। तो उन्होंने जिस तरह की तुलना की थी मनुष्यों से, किसकी तुलना कर रहे हैं, तो इतने संवेदनशील हैं हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन मनुष्य होते हुए वे मणिपुर पर द्रवित नहीं होते। वे देश की राजधानी की सीमा पर बैठे हुए किसानों पर द्रवित नहीं। 700 किसान पहले शहीद हो गए और अभी एक किसान नेता बिल्कुल मृत्युशैया पर, उसको लेकर द्रवित नहीं होते। लेकिन इसके बावजूद इस मौके पर उन्हें ये क्यों कहना पड़ा, उन्हें अपने अवतार होने से बैक ट्रैक क्यों करना पड़ा, ये कदम पीछे क्यों हटाए? क्योंकि उसकी वजह 2024 का लोकसभा चुनाव। उन्हें यह समझ में आ गया कि जनता ने उनके उस दावे को स्वीकार नहीं किया। यद्यपि मैं बहुत स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं राजीव, ये जो उन्होंने कहा है कि मनुष्य हूं, ये सिर्फ मुंह दिखाई की रस्म है, ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च है। अंदर से तो वे अपनी अंतरात्मा में गहराई से ये मानते ही हैं और आज भी मानते होंगे। इस पॉडकास्ट के समय भी अपने उस विचार से विचलित नहीं हुए होंगे कि वे अवतार हैं, नॉन बायोलॉजिकल। बाकी जो उनकी अदाकारी है उसको लेकर हसन कमाल साहब की गजल में से तो शेर अर्ज करना चाहता हूं। अदाकारी पर जिसकी शख्सियत हो मुनहिसर सारी, मुनहिसर यानी डिपेंड हो, जिस पर निर्भर हो, जिस व्यक्ति की सारी शख्सियत सिर्फ अदाकारी पर, एक्टिंग पर, अभिनय पर आश्रित हो, उसके लिए कहा कि अदाकारी पर जिसकी शख्सियत हो मुनहिसर सारी, वो सच्चा लग तो सकता है, सच्चा हो नहीं सकता। बदल ले भेष अपना या लहजा अपना खुशनुमा कर ले, बदल ले भेष अपना या लहजा अपना खुशनुमा कर ले, जो कातिल रह चुका है वो मसीहा हो नहीं सकता। वाह। तो नरेंद्र मोदी जी आज की तारीख में खुद को कितना भी मनुष्य बताने की कोशिश करें, लेकिन उनकी पूरी अदाकारी अब फेल होती जा रही। इसमें एक कोण ये भी है राजीव कि जिन लोगों ने, उनके भक्तों ने, उनके अंध भक्तों ने उन्हें भगवान मान लिया था, ईश्वर मान लिया था, उनके मंदिर बन गए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को उंगली पकड़कर महाकाय भीम का है नरेंद्र मोदी छोटे से भगवान राम को उंगली पकड़कर मंदिर में ले गए थे, उन भक्तों का क्या होगा? वे क्या, किस चीज पर भरोसा करेंगे? वे तो भगवान माने बैठे। तो सवाल यह है कि इस वक्त उन्हें यह क्यों कहना पड़ा? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद इससे एक आंखों का पर्दा डाल दिया जाए, एक इल्यूजन, एक भ्रम पैदा कर दिया जाए आम लोगों के बीच में, खास तौर से इस वक्त दिल्ली के मतदाताओं के बीच। इसलिए वे ऐसे बयान दे रहे हैं। अब जहां तक गठबंधनों की लड़ाई का प्रश्न है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में दोनों जगह अलग अलग तरह की खिचड़ी पक रही है। प्रियंका गांधी ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं, उन्होंने कहा है जो साथ देना चाहे दे, नहीं देना चाहे तो कांग्रेस अकेली लड़ेगी। ये इसी तेवर की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस हमेशा क्षेत्रीय दलों पर आश्रित दिखती रहेगी तो सौदेबाजी की टेबल पर क्षेत्रीय दल उसे बहुत परेशान कर सकते हैं, अपना दबाव बनाकर रख सकते हैं। उधर आपने गिनाई दिया कि एनडीए के घटक दलों की क्या स्थिति है, महाराष्ट्र में भी कुछ ना कुछ उठापटक चल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त नरेंद्र मोदी का एक गैर पत्रकार को इंटरव्यू देना, यदि पत्रकारों को भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की है परसों, सुना है, बड़ी तारीफ हो रही है। उन्होंने कहा है कि सर्दी बहुत है, सिर पर कुछ रखिए। मैं तो ऐसी आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 10-11 सालों में हुई नहीं थी, और मैं देख रहा हूं भोजपुर मीडिया के एंकर और पत्रकार वाह 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 करते अपने गले सुखाए ले रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील है कि अपने सिर पर कुछ रखिए। तो मैं तो दिल्ली में नहीं था, ना मैं वहां था,
लेकिन मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, तो उनके मशवरे को ध्यान में रख के मैंने अपने सिर पर ये टोपी रख ली है। तो ऐसा प्रधानमंत्री जो पत्रकारों को सर्दी से बचने के लिए इतनी चिंता कर रहा है, वो देश के नागरिकों की चिंता नहीं करता। उन्हें किसी शहीदों की चिंता नहीं होती, गलवान के शहीदों की उन्हें चिंता नहीं। उन्होंने कह दिया ना कोई आया है ना कोई घुस आया है, मणिपुर की चिंता नहीं है। तो मैंने जो शुरू में कहा कि ये अदाकारी है सर, ये आंखों का धोखा है, लेकिन उनका तिलिस्म धीरे धीरे टूट रहा है। और उनके इस बयान के बाद कि वे मनुष्य हैं, उनके अपने समर्थकों का क्या हाल होगा पूछिए जरा उनके दिल से। उनके अंध भक्तों के बीच भी उनका तिलिस्म धीरे धीरे बिखर रहा है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत कुछ। और वो जो सो कॉल्ड इंटरव्यू पत्रकारों को जो उन्होंने दिया है, वो देखा मैं भी देखा। बहुत गदगद हैं सब। सर्दी के बारे में पूछ ली प्रधानमंत्री ने पत्रकारों से, और बिल्कुल बड़ी बात। और उसके बाद फिर थैंक्स कह रहे हैं कई बार। थैंक्स सर, थैंक्स मोदी जी कह रहे हैं। खैर चलिए, खैर पत्रकारों का क्या हाल हो रखा है, क्या हाल बना रखा है, ये आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। खैर, लेकिन आगे बढ़ते हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं, और आप तमाम साथी जो बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। कई बार आप लोग भटक जाते हैं दोस्तों, थोड़ा भटकिए मत, थोड़ा पढ़िए लिखिए और थोड़ा गहराई में जाने की कोशिश कीजिए। और नहीं तो न्यूज़ पॉइंट में आप बैठते हैं, यहाँ बिल्कुल बिना लाग लपेट के बात टू दी पॉइंट हम करते हैं, नाम इसलिए न्यूज़ पॉइंट है। और बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर समझना, जानना कि चल क्या रहा है, हकीकत क्या है। कई बार आप कहते हैं कि अभी हमारे साथी लोग, कई लोग कि शीश महल की चर्चा करें, और हम फालतू की चीज़ों में फंसना नहीं चाहते, और न ही अरविंद केजरीवाल ने जो काम पहले किया है, और पॉलिटिकल कहें तो सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं, लेकिन एक इंसानी तौर पर देखा जाए तो एक गुनाह है। और उनके जितने भी साथी थे, जिन लोगों ने जो भी किया उस वक्त 2012, 13, 14, अन्ना हजारे अभी भी याद आते हैं, इन लोगों ने, इनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, आएगा वक्त। लेकिन उससे ज़्यादा आज की तारीख में सवाल पूछे जाएंगे नरेंद्र मोदी से, क्योंकि देश उनके हवाले है, इसलिए नरेंद्र मोदी की चर्चा हम ज़्यादा करते हैं। दिल्ली की चर्चा होगी और दिल्ली के चुनाव की चर्चा होगी, बात उसकी भी करेंगे। लेकिन पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, और चर्चा इस वक्त हम पॉलिटिक्स की कर रहे हैं, तो इन बातों का भी ख्याल हमको रखना पड़ता है। अंदर खाने चर्चा चल रही है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में अभी भी बातचीत जो है वो ओपन है। अमरिंदर उपाध्याय जी, अगर बातचीत ओपन है और दोनों साथ में मिलते हैं और चुनाव लड़ते हैं, तो क्या नफा क्या नुकसान, और साथ में ना मिलकर लड़ते हैं चुनाव दिल्ली में, तो क्या नुकसान क्या नफा। देखिए राजीव जी, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो जो कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर वोटों का बंटवारा हो सकता है, वो बंटवारा रुक जाएगा और इसका फायदा गठबंधन को मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सी सीटें ऐसी भी होंगी जहां दोनों का अलग अलग लड़ना भी जरूरी होगा, वरना भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलेगा। तो दोनों चीजों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। लेकिन अगर गठबंधन के लिहाज से देखा जाए कि गठबंधन के ऊपर जिस तरह की बातें की जा रही हैं, संजय राउत का भी आज सुबह एक बयान आ गया था, कल भी आ गया था, तो उमर अब्दुल्ला का भी बयान आ चुका। तो गठबंधन के लिहाज से अगर देखा जाए तो गठबंधन के लिहाज से ये जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की अब बनती है कि वो आगे बढ़कर, चूंकि बड़ी पार्टी दिल्ली में वो हैं और सरकार में है इस समय और उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री है, तो उनको पहल करनी होगी कि वो जाकर बात करें कांग्रेस से कि भाई समझौता जो है वो चाहे कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो, लेकिन जहां नुकसान हो सकता है आपस में एक दूसरे के लड़ने से, वहां जो है वो अपने प्रत्याशी वापस कर लिए जाए। दोनों को ये देखना पड़ेगा कि किसका प्रत्याशी कहाँ मजबूत है, तो वहां से वो अपने प्रत्याशी वापस करें। ये तो राजीव जी एक है बीच का जो कायदे का रास्ता है वो। और अगर तलवारें खींची चुकी हैं कि नहीं भैया हम भी नहीं और तुम भी नहीं, तो फिर ठीक है, जिसको जो करना है वो करे, उसमें हम कौन होते किसी को सलाह देने वाले। वो अपनी पार्टियां चला रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी और कांग्रेस भी अपनी पार्टी चला रही है, तो जाहिर सी बात है हम तो एक विश्लेषण कर सकते हैं कि इससे किसको फायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है। जहां तक दूसरे दलों का समर्थन देने का है कि जो इंडिया गठबंधन के अन्य दलों ने समर्थन दे दिया, या आज जैसे हनुमान बेनीवाल संजय सिंह से मिले उन्होंने जाकर दे दिया, तो ये अपने अपने सबके हैं कि कौन किसको समर्थन देता है। चूंकि क्षेत्रीय दल हैं तो क्षेत्रीय दलों में जो स्थिति एनडीए में है उससे थोड़ी बेहतर जो है क्षेत्रीय दलों की यहाँ है, तो खतरे सबको लगते हैं। तो लेकिन जो बात की चीजें हैं
पहली चीज जो है ये देखना होगा कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से दिल्ली में सत्ता में आने से रोका जाए। नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर जो खेल करना चाहते हैं उस खेल को विफल किया जाए। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस की भी और आम आदमी पार्टी दोनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो खेल हो रहा है उस खेल को रोकने के लिए दोनों आगे बढ़ें और गंभीरता के साथ इस चीज को देखें कि जहां समझौते हो सकते हैं और वापस लिया जा सकता है प्रत्याशी वहां वापस लें, और जहां फ्रेंडली फाइट होनी है वहां फ्रेंडली फाइट हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सी सीटें ऐसी होंगी जहां फ्रेंडली फाइट से ही फायदा होगा। तो ये अब राजीव जी इन दोनों को देखना होगा, दोनों दलों को, मतलब ये उनका आपस का मसला है किसे करना है क्या नहीं करना है। बाकी गठबंधन के ऊपर मुझे नहीं लगता है कि अभी किसी तरीके का कोई संकट जो है वो जिस तरीके से चलाया जा रहा है वो है, क्योंकि विधानसभा चुनाव हो ये पहले ही तय हो चुका था लोकसभा चुनाव के दौरान भी कि विधानसभा चुनाव जो है वो अलग अलग लड़े जाएंगे। लोकसभा चुनाव भी अलग अलग लड़े गए, 3 राज्यों में तो कम से कम लड़े गए, भाई केरल में भी अलग अलग लड़े गए, पश्चिम बंगाल में लड़े गए और पंजाब में अलग अलग लड़े गए। तो जाहिर सी बात है कि गठबंधन में होते हुए, अच्छा, और जैसा दिल्ली में राजीव जी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इससे ज्यादा भयंकर आरोप प्रत्यारोप तो केरल में चला लोकसभा चुनाव के दौरान चला। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के दौरान भी दोनों की तरफ से जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप चले, उसके बावजूद दिल्ली में आकर के सब एक हैं। तो दिल्ली में आकर सब एक हैं, चूंकि लक्ष्य जो है वो अभी भी सबके सामने यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसी तरीके से हटाना है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो अब मनुष्य बनने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं कितने बने नहीं बने हैं, लेकिन वो जो बनना चाहते हैं राजीव जी, वो संकेत देना चाहते हैं, तो खतरे पहले आ जाते हैं। अब लगता है कि अगला खतरा जो है वो मनुष्यता के ऊपर है। अभी तक तो देवता खतरे में थे सब, क्योंकि देवता बन रहे थे मोदी जी, अब मनुष्यता खतरे में है राजीव जी। अभी समझ आ रहा है क्योंकि मोदी जी मनुष्य बनना चाहते हैं। अल्लामा इकबाल का एक शेर है राजीव जी, वो याद आ गया कि वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। अल्लामा इकबाल ने शायद 1905 या 1906 में ये लिखा था। आज भी राजीव जी ये मौजू है, और नरेंद्र मोदी जब मनुष्य बनने का प्रयास कर रहे हैं तो और ज्यादा मौजू हो जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और भी मौजूद हो जाता है। और चर्चा अगर हम दिल्ली की करें तो 3 बातें यहाँ साफ साफ, 3 पार्टियां हैं और तीनों की अपनी अपनी फितरत है। बीजेपी की फितरत अपनी आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी की फितरत ये है कि कांग्रेस पिछले 10 साल का जो सूखा है उसको वो ख़त्म करना चाहती है, चाहेगी भी। और तीसरी बात, यहाँ आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता पर काबिज है, वो चाहती है कि फिर से तीसरी बार सत्ता पर काबिज, तीसरी नहीं बल्कि चौथी बार सत्ता पर काबिज हो, क्योंकि एक बार जो सरकार है शुरुआती दिनों में सरकार 49 दिनों में गिर गई थी, आपको याद होगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था। याद होगा पहली सरकार जब बनी थी, अरविंद केजरीवाल बने थे, तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को उस समय समर्थन दिया था। लेकिन जब इंडिया गठबंधन की बात होती है तो अभी पिछले दिनों लगातार चल रहा था। कौन सा इंडिया गठबंधन? अभी भी आप कह रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए बना था। लेकिन क्या यह पूछा जाए कि कौन सा एनडीए गठबंधन, क्या वो सिर्फ लोकसभा के लिए बना है? यह सवाल उनसे क्यों नहीं पूछा जाता है कि आखिर आप दिल्ली में रामदास आठवले किसमें हैं? एनडीए में हैं। बड़ी अपने ढंग की कविताओं में अपनी बात रखते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि जेडीयू, और जेडीयू को तो आप देखिए जेपीसी में भी विरोध आप कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन पे विरोध कर रहे हैं आप। और उसके बाद आप हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को देखिए, ऐसे तमाम दल हैं जो एक साथ नहीं हैं, उनकी चर्चा क्यों नहीं? हालांकि आज फिर से इसमें लीड करने की बात है इंडिया गठबंधन में, और लीड करने के लिए फिर कहा है आज संजय राउत ने कि कांग्रेस को आगे आना चाहिए। इंडिया गठबंधन के नेता बार बार क्यों कह रहे हैं, कांग्रेस को आगे आने की बात क्यों कर रहे हैं? लेकिन कांग्रेस के लिए उहापोह वाली स्थिति यहां दिल्ली क्यों है? दिल्ली जो है वो क्यों कांग्रेस भी चाहती है कि अपने दम पे चुनाव लड़ा जाए, और उधर आम आदमी पार्टी रिटेन करना चाहती है, सरकार बनाए रखना चाहती है। लेकिन इन दोनों सेकुलर पार्टियां, अगर सेकुलर ही कह लें, एक मिजाज के की पार्टियों की बात अगर करें, वैसे में चूंकि ये इंडिया गठबंधन के दोनों दल हैं इसलिए मैं बात कर रहा हूं, अगर ऐसे हैं तो क्या 2 की लड़ाई में तीसरी कोई पार्टी बाजी मार जाएगी? क्या ऐसा बीजेपी के साथ होने जा रहा है, या राजीव कुमार कुछ खेल करके जाएंगे? ये सारे सवाल हैं, और ऐसे में क्यों नहीं इन दोनों नेताओं को, खासकर केजरीवाल और राहुल गांधी को, आपस में बात करनी चाहिए। चर्चा तो यही चल रही है। लेकिन आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी, क्या कुछ आपके पास है खबर? देखिए राजीव जी, इसको हम बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं जी। हमारा ये मानना है कि
पंजाब में क्या इसी तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल करके लड़ सकती है चुनाव? क्या बात होनी चाहिए थी केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच में पंजाब में? वही उत्तर दिल्ली के लिए भी है। कहीं भी देखिए, अपोजिशन का एक स्पेस होता है और अपोजिशन कहीं भी 30-35% वोट उसके पास होता है। बीजेपी कभी इस वोट से बढ़ ही नहीं पाती है दिल्ली में। वो नेचुरली कांग्रेस ने अपोजिशन का दर्जा बीजेपी को दे दिया है। लो, तुम विपक्ष हो, 30-35 वोट पर तो तुम्हारा पक्का है। और दिल्ली में सत्ता 2 है, अपोजिशन है ही नहीं। अपोजिशन है ही नहीं, विपक्ष विहीन दिल्ली है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को लगता है, या बहुत सारे लोग, कि बीजेपी आ जाएगी। भाई, आम आदमी पार्टी को जीतने का अवसर दो। गठबंधन जीतेगा, गठबंधन कोई नहीं जीतेगा, आम आदमी पार्टी जीतेगी। अगर कांग्रेस साइलेंट हो जाएगी, जैसे पहले चुनाव में हुई थी। पिछले चुनाव में लिमिटेड ढंग से लड़ेंगे और ये मैसेज दे के लड़ेंगे, बातचीत चल रही है, मिल सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्यों कह दिया कि इंडिया दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं है? उम्मीदवारों की घोषणा की उन्होंने, उनको उस समय याद नहीं आया, उनको समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला किया, दिल्ली की जनता को दिखा कि अपोजिशन आ रहा है, अपोजिशन अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली में एलजी की सरकार है, गृह मंत्रालय की सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार है, और केजरीवाल से ताकतवर सरकार है दिल्ली में निर्वाचित होने के बावजूद। जो तो बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी कहां जाएगी? अपोजिशन है ही नहीं। थोड़ा आगे जी। आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस ने जाकर के केस भी किया, उस घोटाले की जो चर्चा होती है। तो उस स्तर पर दिल्ली के जमीन पर विपक्ष की भूमिका में थोड़ा बहुत, जब कभी भी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस आना चाहती है, विरोध प्रदर्शन करना चाहती है, ये इंडिया गठबंधन आ जाता है। और इंडिया गठबंधन तब नहीं आता है जब गोपाल राय 6 महीना पहले बोल देते हैं लोकसभा चुनाव के बाद में कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन नहीं है। अरविंद केजरीवाल बोल देते हैं कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन नहीं है। जब जैसे आप यकीन मानिए, जैसे कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की ठानी और जबरदस्त तरीके से उम्मीदवारों की घोषणा की, पहले लेवल पर मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे, किसी सबके खिलाफ मजबूत कैंडिडेट दिए, चुनाव बदल गया। और जब से ये चर्चा चली है कि भाई इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव तक था, उसके बाद से यकीन मानिए, मतलब दिल्ली की जमीन पर एक जबरदस्त उत्साह है, इसलिए कि दोनों एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ में जनता कांग्रेस का वेलकम करने के लिए बैठी हुई है। अब अगर फिर इस वातावरण को खराब करना है तो जाइए केजरीवाल से बात कीजिए, बैठिए, 2 मीटिंग कर लीजिए, जनता समझ जाएगी ये लोग कभी विपक्ष ना बन पाएगा। अरे पहले तो विपक्ष का पोजीशन सिक्योर कीजिए और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, निश्चित रूप से वो 35% वोट कांग्रेस के पास लौट कर आएंगे और दूसरा चुनाव होगा, कांग्रेस सत्ता में आएगी। हम नहीं कहते कि पहली बार में सत्ता में आ जाएगी, लेकिन आज बीजेपी को रिप्लेस कीजिए, ऑपोजिशन से रिप्लेस कीजिए। जो शैडो ऑपोजिशन है वो वास्तव में असली ऑपोजिशन नहीं है। लड़ाई आम आदमी और कांग्रेस के बीच होगी, लेकिन लड़ना पड़ेगा, विपक्ष के तौर पर अपने आप को दिखाना पड़ेगा। ये सब अगर डर करके और सेहर करके कि बीजेपी आ जाएगी, अभी बीजेपी आ जाएगी तो आ जाएगी, जब केंद्र में बैठी हुई है तो दिल्ली में भी आ जाए, 22 राज्यों में तो 23 राज्यों में भी हो जाए, तो क्या इस वजह से कांग्रेस अपोजिशन का पोजीशन छोड़ दे? ये मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि कांग्रेस ने अगर ठान लिया कि हमें अपने दम पर लड़ना है तो बीजेपी विपक्ष भी नहीं रहेगी, वो तीसरे नंबर पर जाएगी। लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होने वाली है। खाली राहुल गांधी उतर जाएं दिल्ली की धरती पर, कैंपेन करने उतर जाएं, ये मैं अपना विश्लेषण के साथ बोल रहा हूं। परसों उतर रहे हैं, परसों से राहुल गांधी उतर रहे हैं दिल्ली की धरती पे। तो बिल्कुल उतरने का मतलब है कि वो उसी तरीके से बोले जैसे केरल में वामपंथी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। अरे वामपंथी जीवन भर आपके साथ देते रहते हैं, वहां जाके केरल में खिलाफ में बोलते हैं। और ये अरविंद केजरीवाल जो हिंदुत्व का
की राजनीति उनकी वही है जो बीजेपी की है, जो झूठ बोलने की राजनीति वही है जो बीजेपी की है। सपने वो भी दिखाता है, सपने ये भी दिखाता है, झूठ की राजनीति वो भी करता है, झूठ की राजनीति ये भी करता है। किस बात का इंडिया गठबंधन भाई? ऐसे ऐसे लोगों से आप लड़के देख चुके हैं, 7 सीट हारे दिल्ली में। हटाओ, भगाओ इसको। इस अंदाज में राजनीति करनी पड़ेगी। जी 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 प्रशांत टंडन जी, क्या कहेंगे आप? जिस लाइन को लेके चल रहे हैं प्रेम कुमार जी, इस लाइन पे चलते हुए क्या कुछ राजनीति देखते हैं आप दिल्ली में? देखिए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, ये तीनों पार्टियां दिल्ली में जो हैं स्टेक होल्डर्स, वो अपनी अपनी राजनीति खुद तय करें। हम यहाँ बैठकर एक बात कह सकते हैं कि दिल्ली की सड़कों पे आप निकलिए, अगर आप दिल्ली के लोगों से बात कीजिए। मैं दिल्ली में 30 साल से रह रहा हूँ। दिल्ली में अगर लोगों से बात कीजिए तो लोग ये कहेंगे कि विकास यहाँ पे, काम जो है वो शीला दीक्षित का है। शीला दीक्षित की सरकार का काम दिखाई देता अभी भी, और किसी काम दिखता नहीं है। दिल्ली में 2 बार, जो दिल्ली के बाहर के लोग वो भी जानते हैं, दिल्ली में 2 बार एक मुश्त तरीके से डेवलपमेंट हुआ। दिल्ली का चेहरा बदल गया। एक समय हुआ, एक बार हुआ, पहली बार एशियाड के समय, और दूसरे समय वक्त कॉमनवेल्थ गेम के वक्त। इन दोनों इवेंट ने दिल्ली का चेहरा बदल दिया। उसके बाद से दिल्ली को इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे वो डेवलपमेंट नहीं मिला। बाकी जो लोगों ने किया वो उसी को आगे बढ़ाया। दिल्ली में 1990 से 2010 यानी 20 साल में दिल्ली की आबादी दुगनी हो गई। आज की तारीख में 3 करोड़ से ऊपर लोग रहते दिल्ली में। इतने लोगों की ज़रूरतें, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि पहले बता चुका हूँ कि आखिरी बार यूनिवर्सिटी दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार में बनी थी। कोई नया अस्पताल नहीं बना अभी तक। तो ये, और पोल्यूशन का हाल हम सब देख रहे हैं। मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये कि इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज ने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाने का कोई योजना दी है? क्यों दिल्ली में दुनिया भर के लोग आते हैं, रोजगार तलाशने आते हैं, राष्ट्रीय राजधानी है, लोगों का अधिकार है आने का, लेकिन ये पलायन है। और वो जो पलायन से लोग आते हैं उनको सुविधाएं चाहिए। दिल्ली का 30% आबादी और खासकर यंग प्रोफेशनल उन बस्तियों में रह रहा है जिनको अनरिकग्नाइज्ड बस्तियां कहते हैं। उन बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं कहाँ? उन गलियों में जाइए, देखिए, कोई सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती वहां पे। वहाँ मदर डेयरी के आउटलेट नहीं है, वहाँ एटीएम नहीं है, वहाँ गंदगी है, पार्क नहीं है, खुली हवा नहीं है। तो आप देखिए कि दिल्ली को एक बड़े प्रोजेक्ट की ज़रूरत है वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाने की। बन क्या गया दिल्ली? दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी। और ये छोटे मोटे चीज़ों से नहीं होगा कि एक कोई आप स्कूल बना दें, कोई दवाखाना बना दें। एक बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली को लेकर, उसका रोड मैप ये तीनों पॉलिटिकल पार्टी, मतलब मुझे अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी जिसकी की चीफ मिनिस्टर की लोग सड़क में आज भी तारीफ करते हैं। कहीं भी जाइए दिल्ली में लोग कहते हैं कि काम शीला दीक्षित ने किया था। जी। वो पार्टी भी एक कोई रोड मैप नहीं दे पा रही है, एक बात। दूसरी बात, जो प्रेम कुमार जी बात कह रहे हैं, मैं उसी को थोड़ा सा अपने ढंग से कहता हूं कि देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ दिनों से, हम लोग खूब चर्चा करते हैं, रविकांत जी यहाँ पे हैं, उन लोग भी चर्चा करते हैं, हम लोग इसकी चर्चा करते रहे कि किस तरीके से राहुल गांधी ने कांग्रेस की राजनीति और सोशल इंजीनियरिंग की जगह सोशल जस्टिस की राजनीति करना शुरू किया। संविधान को वो केंद्र में लाए, वो माइनॉरिटीज के ऊपर हमले में बोलना शुरू किया। इन सब की वजह से एक कांग्रेस एक नया सोशल वर्ग बनाया उसने।
एक नया सामाजिक जो जो छिटक गया था समाज उनसे, कांग्रेस से पिछले कुछ दशकों से, उसको वापस लाए। भारत जोड़ो यात्रा हुई, 2 बार यात्राएं हुई और यही मुद्दे रहे। जी। अब समय आ गया है कि इन मुद्दों को आप इलेक्शन की लैब में टेस्ट करें कि ये जो आपने प्रोडक्ट बनाया है ये चल कितना रहा है बाजार में। तो इलेक्शन का इसकी जो टेस्टिंग है वो इलेक्शन में नहीं हुई है। इसलिए दिल्ली का इलेक्शन हो चाहे बिहार का इलेक्शन हो, कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी नई नीतियों को जमीन पे मतदाता के बीच में टेस्ट करके देखना होगा और उसका कन्वर्जन करना होगा कि जो सेमिनार हॉलों में बातें हो रही हैं सामाजिक न्याय की, उसको वो पोलिंग बूथ तक कैसे कन्वर्ट हो, ये कांग्रेस को देखना है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है डॉक्टर राकेश पाठक जी, कांग्रेस की बात हो रही है, दिल्ली में कांग्रेस को अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, ये बात हो रही है, कांग्रेस को टेस्ट करना चाहिए कि अब वो कहां है। और अगर दिल्ली की बात करें तो 15 साल शीला दीक्षित यहां जब रहीं, उन्होंने राज किया तो दिल्ली को संवारा, सजाया, बनाया, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा है। उसके बाद पिछले 10 साल की दिल्ली और अब फिर से दिल्ली की चर्चा। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक साथ आ जाना चाहिए, एक साथ लड़ना चाहिए चुनाव, और बीजेपी को के मुकाबले दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए, या अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए? निर्णय पार्टियां करेंगी, लेकिन जिस तरह शुरुआत हुई है दिल्ली के विधानसभा चुनाव की, खास तौर से संदीप दीक्षित जैसे नेताओं के मुखर बयानों को अगर हम देखें तो मुझे अब नहीं लगता कि इसके लायक कोई गुंजाइश बची है। कांग्रेस पार्टी अपने दम पर अकेले ताल ठोककर चुनाव लड़ना चाहती। इन तीनों बड़े राजनीतिक दलों में जो अंतर है वो ये है कि कांग्रेस के पास 15 साल का कामकाज है, बता शीला दीक्षित के कार्यकाल का। बीजेपी के पास साहब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज या उससे पहले मदन लाल खुराना, इन लोगों के समय का कोई बहुत बड़ा उल्लेखनीय ऐसा काम नहीं है जिसे वो जनता के बीच में याद दिला सके। दूसरे, वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया, 26 साल हो गए। अगर वो गिनाना भी चाहेगी तो दिल्ली में 26 साल का जो युवक होगा उसको तो याद भी नहीं होगा सुषमा स्वराज कब मुख्यमंत्री थी। लेकिन ठीक 11 साल पहले तो 26 साल वाला लड़का 15 साल का था, उसके बाद वो वोटर बना। तो उसने अरविंद केजरीवाल का कार्यकाल भी देखा 11 साल का, और उससे पहले अपनी किशोरावस्था से युवक बनने तक में उसने कांग्रेस और शीला दीक्षित का काम भी देखा। तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस अपने दम पर 15 साल के अपने कार्यकाल बरक्स अरविंद केजरीवाल के 11 साल के कार्यकाल को तुलनात्मक रूप से जनता के सामने रखे तो शायद अपील करे। मैं प्रशांत जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि राहुल गांधी ने अब अपनी कांग्रेस बना ली। जो हम लगातार कहते आए भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन से, हमने पहले दिन कहा था कि आज से राहुल गांधी ने अपनी कांग्रेस बनाना शुरू की। उनकी कांग्रेस सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी कांग्रेस नहीं होगी। काफी कुछ उन्होंने बना लिया, संगठन में बदलाव उन्हें भी करने, जिसमें अब भी कई छुपे रुस्तम हैं जो संघदक्ष हैं, कई मौकों पर कांग्रेस को डंक मार देते हैं, कई ऐसे लोगों को इंटरव्यू दे देते हैं, हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं जो राहुल गांधी की चरित्र हत्या करने वाले लोग हैं। वो सब इंटरनल प्रोसेस चल रही होगी जब भी खड़गे और राहुल गांधी मिलकर संगठन में बदलाव करें। लेकिन जो प्रशांत जी ने कहा, एक टेस्टिंग तो हो गई थी लोकसभा चुनाव में, संविधान खतरे में है। उस नाम पर राहुल गांधी ने संविधान की कबियत दिखाई और 99 सीटों तक पहुंच गए, 100 मान लीजिए। अब जो दूसरा खतरा लेकर आए हैं वो अंबेडकर और आरक्षण वगैरह के नाम पर, यानी मूल विषय वही है लेकिन थोड़ा दूसरे रूप में आया। अमित शाह ने अपने बयान से एक रास्ता और दिखा दिया है कांग्रेस को। तो सचमुच में अगर आप राजनीति में एक राजनीतिक दल हैं, भले आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हो, भले आप और लोककारी बातें करते हो, फ्रीबीज की बात करते हो, लाडली बहना की करते हो, कुछ भी करते हो, उसका अंतिम निदान जो है, अंतिम उसका परिणाम जिस अंक सूची में आता है उससे तो कहते हैं मतदाता के द्वारा दिया गया वोट।
मतगणना के बाद की गई उद्घोषणा जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा। तो अब राहुल गांधी, उनकी राजनीति, उनकी पार्टी, उनके अब तक के परिश्रम की जो अंक सूची जारी होगी वो तो चुनावी नतीजों पे ही होगी। आप खूब कहते रहिए राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता बन गए हैं, चुनौती बन गए हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नितिन गडकरी से भी सवाल पूछा जाए तो उन्हें काट मार जाता है। तमाम लोग उनकी प्रशंसा करें, लेकिन ये तब तक बेईमानी है। ये पड़ाव हो सकता है, मंजिल तो चुनाव का नतीजा ही है। तो राहुल गांधी के नेतृत्व पर, पार्टी की रीति नीति पर, उनके एजेंडे पर, उनके नैरेटिव पर जब तक मतदाता मोहर नहीं लगाएगा तब तक अभी ये रास्ता लगातार चलते रहने का। और राहुल गांधी और कांग्रेस चल रहा है। देखिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि अब राहुल गांधी और कांग्रेस 2014 से 19 के बीच वाले नहीं है, ना 19 से 24 के बीच वाले। अब 4 जून 2024 से के बाद के राहुल हैं, उसके बाद की कांग्रेस पार्टी है। हरियाणा और महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो जरूर एक धक्का बड़ा लगा है, लेकिन संभलने के लिए मौका दिल्ली में है और फिर बिहार में है। राजीव जी, मुझे इतना ही लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने दम पर राजनीति करे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दिल्ली जैसी विधानसभा में अब इस वक्त आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना शायद कार्यकर्ता भी स्वीकार न कर पाए। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात। और यहां पर अब आगे की रणनीति क्या हो, दिल्ली में चुनाव है और उसके बाद बिहार में चुनाव है। ये दो मौके बहुत ही अच्छे मौके हैं जब कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन कह लें, ये सत्ता पर काबिज होकर कहीं ना कहीं और बैकफुट पर लाने का काम नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी, उनके कुनबे यानी एनडीए को करे। क्या ऐसा होने जा रहा है, एक बड़ा सवाल है। ये सब तो रिजल्ट 8 फरवरी को जब आएगा तब पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली की गहमा गहमी बहुत है। और उस गहमा गहमी में कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को साथ साथ चुनाव लड़ना चाहिए या अलग अलग लड़ना चाहिए? क्या कांग्रेस के बिना आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी, या कांग्रेस खुद अपने दम पर सत्ता पर काबिज होने तक पहुंच जाएगी, या बीजेपी इन दोनों को परास्त करेगी? ट्रायंगुलर फाइट आज की तारीख में, कल क्या होता है नहीं पता, लेकिन आज की तारीख में ट्रायंगुलर फाइट है। प्रोफेसर रविकांत जी, कैसे देखते हैं आप? देखिए, अब तो बहुत सारी चीजें तय हो चुकी हैं कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने एक गलती की थी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके, और उस गलती का उसने खामियाजा भी उठाया। आज आम आदमी पार्टी जहां पहुंच गई उसमें कहीं ना कहीं उस गठजोड़ की भी भूमिका है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कभी भी कांग्रेस के साथ उस तरह का गठबंधन नहीं किया। जैसे गुजरात में जब अवसर था तो आम आदमी पार्टी गठबंधन कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। दूसरे जगहों पर भी लगभग वही स्थिति थी, और सबसे पहले इंडिया अलायंस में गठबंधन को चुनौती देने वाली भी आम आदमी पार्टी रही। केजरीवाल की वही पॉलिटिक्स है जो बीजेपी की है, वैचारिक रूप से भी और स्टाइल में भी। कांग्रेस जो पॉलिटिक्स करती रही है, उसकी शैली में, उसकी वैचारिकी में, वो एक मध्यमार्गी पार्टी रही है, और जिसने कभी सेंटर टू लेफ्ट, कभी सेंटर टू राइट, और इस समय वो सेंटर टू अंबेडकर की तरफ जा रही है। ऐसे में जो अभी प्रशांत जी ने कहा और प्रेम कुमार जी ने भी, सबने, कि एक टेस्टिंग की जानी चाहिए, और राहुल गांधी ने उसके लिए रास्ता दे दिया है। और राहुल गांधी ने एजेंडा तो बहुत क्लियर कर दिया है, जिस एजेंडे पर पूरे देश की राजनीति जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसमें एक चीज की बेहद कमी है। देखिए, जो दलित या बहुजन पॉलिटिक्स है, अंबेडकराइट पॉलिटिक्स है, उसमें 3 चीजों की जरूरत है। पहला है वो सम्मान की बात, जिसको राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं। दूसरी बात एजेंडा, चाहे रिजर्वेशन बढ़ाने का सवाल हो, जाति जनगणना की बात हो, या उस हिस्सेदारी की बात हो जहां तक अभी आरक्षण नहीं पहुंचा, जहां पे कमियां हैं, जहां पे लोगों को भागीदारी नहीं मिली है, ये सारी बात वो कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सियासत में जो एक बड़ा बदलाव किया है, और उस चैलेंज को जब तक काउंटर नहीं किया जाता तब तक मुझे लगता है कि
इस राजनीति को आगे बढ़ाना थोड़ा सा कहीं कमी रहेगी, और वो है प्रतिनिधित्व का सवाल, भागीदारी का सवाल। अब सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी क्या उस तरह से भागीदारी दे रही है, और भागीदारी सिर्फ ये नहीं कि टिकट बंटवारे में उसने दे दिया, सवाल है लीडर बनाने का। लीडर अभी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, उन समाजों से, उन हिस्सों से जिसकी एजेंडे की वो बात कर रही है, जिनके सम्मान की वो बात कर रही है। इस समय जो मुखरता है राजनीति में, नरेंद्र मोदी ने क्या खेल किया है, भागीदारी दी ऐसे लोगों को जिनके मुंह पर उन्होंने मुखौटा लगा दिया, टेप चिपका दिया कि वो बोलेंगे नहीं, एजेंडा आरएसएस के चलेगा, भागीदारी इनकी चलेगी जी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरत इसी बात की है, और मुझे लगता है कि जिस दिन राहुल गांधी इस बात को आगे बढ़ाएंगे, समझते तो हैं वो, क्योंकि ये चीजें दिखती हैं, लेकिन जैसे मसलन उत्तर प्रदेश में ही है, उत्तर प्रदेश में कितना भी कांग्रेस पार्टी दावा करे, लेकिन लीडरशिप जहां है वो ये कतई आश्वस्त नहीं करती कि कांग्रेस पार्टी को इतना वोट मिल जाएगा कि वो कुछ सीटें जीत सकती। हाँ, पिछली बार 4% था, हो सकता है कि 8 से 10% तक जाए, लेकिन वो चुनाव जिताऊ नहीं हो सकता है। तो इस पर भी कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को, खास करके उनकी टीम को गौर करना होगा कि भागीदारी और लीडरशिप वो दें, और स्वतंत्र रूप से जो बात हम सब ने कही कि दिल्ली में क्यों नहीं वो अकेले चुनाव लड़ाई, वो जो पार्टी जिसने दिल्ली का कायाकल्प किया, जिसको एक नई पहचान दी, जो दुनिया की तमाम सुंदर राजधानियों में शुमार किया गया दिल्ली को, और आज वो सबसे प्रदूषित राजधानी है, मेट्रो से लेकर के तमाम सुविधाएं, और नेहरू जी के जमाने से बात करिए तो फिर तो बड़ी बड़ी उपलब्धियां दिल्ली को मिली। तो उस पर क्यों अपनी वो दावेदारी नहीं करे, क्यों लोगों को ये ना बताए। 15 साल हो गए, ये बात जरूर है, लेकिन फिर भी शीला दीक्षित का काम, नेहरू जी का काम, इंदिरा गांधी का काम तो ऐसा है जो हमेशा बोलता है। अब उसके लिए आपको चाहिए कि आपके, वो बात अलग है कि कांग्रेस के बहुत सारे प्रवक्ताओं को भी नहीं पता होगा कि कौन सा काम नेहरू जी ने किया था, या इंदिरा गांधी के उसी इमरजेंसी के काल में दलितों और आदिवासियों का सबसे ज्यादा विकास हुआ, सरकारी नौकरियां सबसे ज्यादा मिली, बैकलॉग की भर्तियां पहली बार शुरू की, रेलवे में सबसे ज्यादा नौकरियां मिली। तो जिस इमरजेंसी को कलंक माना जाता है, उसका सबसे बड़ा फायदा इन दलितों और आदिवासियों को हुआ, लेकिन वो आप नहीं कह पाते हैं। जमीनें मिली लोगों को जो भूमिहीन थे, वो कौन थे? दलित, पिछड़े, आदिवासी और पसमानदा मुस्लिम, ये लोग थे। तो ये जरूर बताने की जरूरत है कि ये कांग्रेस पार्टी ने किया, और अब जरूरत है कि राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ जाए। जो व्यक्ति हाथरस 2 बार जाता है, जो व्यक्ति धक्के खाता है, उस दलित बेटी के बलात्कार और उसके मौत के बाद उस प्रशासन के जरिए वो धक्के खाता है, अपमान सहता है। और मैं तो बराबर कहता रहा हूं आपके ही शो पर कि राहुल गांधी आज की राजनीति में उस दलित दर्द को महसूस करते हैं, और दलितों ने तो कम से कम उनके साथ अपना दर्द का रिश्ता जोड़ा है, मुसलमानों ने उनके साथ अपना दर्द का रिश्ता, क्योंकि जितनी प्रताड़ना राहुल गांधी को मिली इस दरमियान, उतना भारत की राजनीति में किसी को नहीं मिला, इसके पहले भी नहीं हुआ। इतने मुकदमे, इतने धक्के, और इतना मजाक, इतना बेहुदा और देशद्रोही तक कहा जाना, ये मुझे नहीं लगता है कि किसी भी नेता के साथ हुआ है। तो राहुल गांधी के साथ लोगों को हमदर्दी है, राहुल गांधी के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन सवाल वही भागीदारी का आकर के अटक जाता है जब वो ये देखते हैं कि हमारे जिले का जिलाध्यक्ष तो फला है, या हमारे प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष तो फला है, तो फिर उनके पांव ठिठक जाते हैं कि उनको मालूम है कि बीजेपी और इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए वो रुक जाते हैं। जरूरत इस बात की है और कांग्रेस को समझने की है, राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, कि ये आश्वस्ति पैदा करें, तो निश्चित रूप से कांग्रेस अकेले उस मोर्चे पर आगे बढ़ सकती है और सफल भी होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत लोग महसूस कर रहे हैं। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल उसकी जरूरत महसूस कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस को क्यों अपने दम पे मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए, क्यों कांग्रेस को अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहिए, बता रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी, और उसमें राहुल गांधी की जो राजनीति है उसको थोड़ा और एलोबरेट कर रहे थे। जरा आना चाहता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, आपसे जरा समझो अमलेंदु जी
क्या यहाँ दिल्ली में अब मैदान जो है वो, और इसमें आम आदमी पार्टी के सामने कितनी मजबूती के साथ कांग्रेस खड़ी हुई दिखाई देती है? आम आदमी पार्टी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 10 साल से सत्ता पर काबिज वही है, इसीलिए क्या दिखाई देता है आपको? राजीव जी देखिए, अब लड़ाई मुझे लग रहा है दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही है, और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की ताकत है, वो बनने का प्रयास कर रही है किसी तरीके से लड़ाई में आ जाए। लेकिन असली लड़ाई है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है, और जैसे जैसे चुनाव खुलता जाएगा मेरी बात सच होती साबित होती है, आपको दिखाई देगी। राजीव, लोकसभा चुनाव के दौरान पहले दिन से मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 140 सीटें जीत रही है, और राजीव जी 240 जीती है। उसके बाद जो खबरें आई हैं वो ये आई हैं कि 80 सीटें जो करवली से जीती हैं। मैं तो कहीं फील्ड में गया भी नहीं था, लेकिन मैं कह रहा था 140 ही जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, और ईमानदारी के साथ आज भी 140 ही भारतीय जनता पार्टी जीती है लोकसभा चुनाव में। तो मुझे जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि दिल्ली में लड़ाई सीधी सीधी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भारतीय जनता पार्टी बीच में जो है फालतू की चीजें करने की कोशिश कर रही है कि राजीव कुमार के जरिए किसी तरीके से कुछ चीजें मैनेज कर ली जाए। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट क्यों है? राजीव कुमार का सबसे ज्यादा रोल लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा दिल्ली में क्यों है राजीव जी? इसलिए है कि अभी तो गाया जा रहा था 6 महीने से कि बड़ा क्रांतिकारी काम कर दिया है नरेंद्र मोदी ने, छप्पर फाड़ दिया है, तीर मार दिया है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, पंडित नेहरू के बाद अब सबसे बड़े महामानव जो है वो नरेंद्र मोदी हैं, यही गाया जा रहा था ना। तो अगर दिल्ली में सरकार नहीं बनी और राजीव कुमार फेल हो गए, जो उनका आखिरी चुनाव है ये करवाने का, उसके बाद पता नहीं वो बनेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बनेंगे या एक्सटेंशन मिल जाएगा, क्योंकि एक्सटेंशन इस सरकार में बहुत मिलते हैं। तो अगर राजीव कुमार फेल हो गए सरकार बनवाने में भारतीय जनता पार्टी की, तो फिर ये गान कहाँ से गाया जाएगा कि नरेंद्र मोदी देखिए कितने बड़े महामानव हैं और तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बन गए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सरकार चाहिए, और किसी भी तरीके से चाहिए, तो वो उस काम में लगी हुई है। लेकिन अगर जनता राजीव जी बिल्कुल देने को तैयार नहीं है, राजीव कुमार की भी एक सीमा है ना भाई, 5 बजे के बाद वोट 10% ही बढ़ाएंगे ना कि 100% बढ़ा देंगे? तो 10% वोट के बाद भी अगर नहीं बन रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो राजीव कुमार बेचारे क्या करें? लटक जाए पंखे से सरकार बनवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की? नहीं कर सकते। तो यही स्थिति राजीव जी, जो झगड़ा है असली, जो लड़ाई जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है। और दिल्ली में एक बहुत बड़ा वर्ग राजीव जी ऐसा है जो ये कह रहा है कि काम शीला दीक्षित के समय में हुए, और जो काम उस समय हुए वही काम हुए। राजीव जी, मैं खुद सन 82 से दिल्ली आता रहा हूँ, और 96 में तो मैं एनसीआर में शिफ्ट ही हो गया था, लेकिन मैंने वो भी देखा है राजीव जी कि जब लक्ष्मी नगर से 428 नंबर शायद बस हुआ करती थी, उससे जाया करते थे और 2.5 घंटे में पहुंचते थे, और जब नीचे उतरते थे बस से तो भूत बन जाया करते थे। और उसके बाद फिर हमने देखा किस तरीके से दिल्ली बनना संवरना शुरू हुई, सब कुछ देखा, चेहरा काला हो जाता था, सामने चेहरा काला हो जाता था, बिल्कुल काला हो जाता था राजीव जी। नाक में से निकलती थी, जब जाके धोते थे तो 1.5 किलो मिट्टी निकलती थी नाक में से। ये दिल्ली होती थी। तो उस दिल्ली को शीला दीक्षित ने संवार दिया, सजा दिया। तो आज लोग उसको याद कर रहे हैं कि अस्पताल बने तो शीला दीक्षित के समय में बने, यूनिवर्सिटी बनी तो शीला दीक्षित के समय में बनी, मेट्रो बनी तो शीला दीक्षित के समय में बनी। और देखिए मजे की बात क्या है राजीव जी कि जब 10 साल मेट्रो के पूरे होते हैं तो नरेंद्र मोदी जो पोस्टर जारी करते हैं कि मेट्रो के 10 साल हो गए और सबसे बड़ा हमारे पास मेट्रो का नेटवर्क है भारत के पास, तो ना तो उस पोस्टर में शीला दीक्षित होती है, ना वो मेट्रो मैन जो भारतीय जनता पार्टी के केरल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे श्रीधरन, वो भी नहीं होते हैं उस पोस्टर पे। तो भाई ये आदमी किसका सगा हो सकता है जो अपने श्रीधरन का नहीं हुआ, उनका जिनको सारे नियम कानून तोड़ करके थे 94 साल की अवस्था में लड़वा दिया विधानसभा का चुनाव केरल का, और उन श्रीधरन को भी याद नहीं किया एक भी बार। तो राजीव जी कुल मिलाकर मसला ये है कि जो दिल्ली में लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। अगर दोनों के बीच कोई समझौता होता है तो भाई उनका मसला है, वो समझौता करे नहीं करे, हम बीच में कौन होते हैं, ये उनको तय करना है। लेकिन मुझको लग रहा है कि कुछ सीटें ऐसी हो सकती हैं जहां दोनों की लड़ाई में नुकसान हो, तो भाई वो सीटें चिन्हित कर लो कि जहां दोनों की लड़ाई में नुकसान हो सकता है, तो वहां एक फ्रेंडली लड़ लो, आधी बांट लो सीटें की, हाँ वहां फ्रेंडली लड़ लो जी। और बाकी जगह जहां है वहां लड़ो, खुल के चुनाव लड़ो। और मतलब जो राजीव कुमार करना चाहते हैं 5 बजे के बाद जो 10% वोट बढ़ाते हैं, तो इतना वोट पड़ जाए कि राजीव कुमार के 10% वोट कुछ कर ही नहीं पाए, इसका इंतजाम हो जाना चाहिए। तो बस ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अपना मेहनत करें राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस को एक मेहनत और करनी चाहिए। मेहनत ये कि कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, उसके लिए भी देश भर में तैयारी करनी चाहिए। अगर पार्टियां जितने भी इंडिया गठबंधन के जो दल जहां मजबूत हैं
वहाँ अपने अपने राज्यों को संभालें और वहाँ मजबूती के साथ आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी करें, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी समय, किसी भी साल में हो सकता है 2025 में, हो सकता है 2026 में, कभी भी मध्यावधि चुनाव की नौबत आ जाए। तो वैसे में अचानक आप आनन फानन में तैयारी न करके इस बीच ज़रूरत है कि कांग्रेस पार्टी, जिसके बारे में आज कह रहे थे संजय राउत, और लगातार तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं जो अलग अलग दलों के, वो कह भी रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ आगे आना चाहिए। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी प्रशांत जी। एक बात सिर्फ मैं कह दूं, केवल जो आप बात कह रहे हैं मध्यावधि चुनाव की, मध्यावधि चुनाव का कारण किसी का समर्थन वापसी नहीं होगा। मध्यावधि चुनाव का कारण होगा जातिवाद जनगणना जी, इस पे होगा संग्राम। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और क्योंकि अभी तक देखिए 2026 में परिसीमन भी होना है, डिलिमिटेशन भी होना है, लेकिन उससे पहले जनगणना होना है। और जब जनगणना की बात आएगी तो जातिवार जनगणना की बात भी आएगी। क्या ये सब कुछ, और 2026 से पहले ये 2025 चल रहा है। अभी बहुत ऐसा नहीं है कि 2026 आने में अभी बहुत दूरी है। ये हम ऑलरेडी पहला महीना अब उसके आधे उस पर पहुंच चुके हैं। 14 तारीख के बाद से बहुत कुछ बदलते हुए देखेंगे। जैसे सूरज उत्तरायण से दक्षिणायन या दक्षिणायन, मुझे नहीं पता, आप लोग बताएंगे क्या होता है। पंडित जी हमारे, आप लोग बहुत बैठे हुए हैं, तो अमलेंदु उपाध्याय जी बड़े पंडित हैं। क्या होता है पंडित अमलेंदु उपाध्याय जी, ये उत्तरायण से दक्षिणायन होते हैं या दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं? उत्तरायण होंगे। उत्तरायण होंगे, चलिए। लेकिन यहाँ की पॉलिटिक्स में भी बहुत कुछ होगा, ये माना जा रहा है। खिचड़ी उधर पक रही है और 15 तारीख को एक साथ लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव खिचड़ी खाने वाले हैं एक साथ, वो भी पशुपति पारस के यहाँ, आप समझिए। और पशुपति पारस ने अपने भतीजे को नहीं बुलाया, कहते हैं कि वो विदेशी है, देशी त्योहार में क्यों आएगा, क्यों बुलाया जाए। अपने भतीजे यानी चिराग को नहीं बुलाया है। और साथ साथ राज्यपाल महोदय भी रहेंगे। क्या उसी दिन वहीं पे ओथ सेरेमनी हो जाएगा? क्या देखा जाएगा। खैर, तो अभी उधर भी बहुत कुछ होना है। और बहुत बड़ी बात प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि यहां किसी दल के खींचने से, हाथ खींच लेने से बैसाखियां उतर जाएं, उसके कारण नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं गिरेगी। नरेंद्र मोदी की सरकार के गिरने के बहुत सारे कारण हैं। अब देख लीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन, उसमें समर्थन नहीं मिल रहा है। वक्फ बोर्ड, उसमें समर्थन नहीं मिल रहा है। दो ऐसे बिल हैं जो जेपीसी के पास जा चुके हैं, और एक ऐसा बिल है जो हमारे आप सबके ऊपर लगाम कसने की कोशिश थी, यानी सोशल मीडिया पर और खासकर जितने भी चैनल्स हैं इस पर लगाम की कोशिश, वो बिल भी अब ठंडे बस्ते में है। तो बहुत कुछ है। नरेंद्र मोदी पूछते हैं, ठंड तो नहीं